नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर वाईफाई चैनल। मैं ललन करंटली डीआरडीओ में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी अर्थात एसटीए बी के पोस्ट पर काम कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम 11 के नए नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें 764 एसटीए बी और टेक्नीशियन की भारी भर्ती निकली है। तो अगर आप डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं या डीआरडीओ के एक पार्ट बनने का सपना रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी ऑफिशियली ये हमारा जो पब्लिकली ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, लेकिन अभी इंटरनली हम जो वैकेंसी है जो आउट हो चुकी है, जो आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेप्टेम 11 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है और उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या और एज लिमिट क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फिर बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। फिर बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात करेंगे कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बात करेंगे क्योंकि हमने डीआरडीओ क्रैक किया है, अभी हम डीआरडीओ में ही एसटीबी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। एंड लास्ट में हम सैलरी और डीआरडीओ के वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आज का जो नया है, जो ताज़ा खबर है, जो हम बात करेंगे कि सेप्टेम 11 में जो वैकेंसी है जो इंटरनली रिलीज हो गई है, जो कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगी कि कितनी वैकेंसी हमारी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें सेप्टेम हमारा जो एसटीबी हो गया, एसटीएबी हो गई, और उसके बाद जितना टेक्नीशियन हो गया, तो ये सब का जो एग्ज़ाम जो रिक्रूट कराता है ये सेप्टेम के थ्रू ही वैकेंसी निकलती है। तो सेप्टेम हमारा हो गया सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि जो टोटल जो वैकेंसी आई है 764 आई है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर सेप्टेम 11। तो हम नीचे देखेंगे कि तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा नेम ऑफ द पोस्ट में सबसे पहले सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, डेट मीन्स एसटीए बी। इसकी जो लेवल जो होती है लेवल 6 की जॉब होती है। जो स्टार्टिंग जो बेसिक होती है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जाती है। ये 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। जो अभी 8 पे कमीशन आएगी तो बेसिक जो हो जाएगी काफ़ी अभी बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसकी जो एज लिमिट होती है 18 से कितना रखी गई है, 28 वर्ष रखी गई है। बाकी जिसकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो इसमें जो अभी जो एसटीबी की जो टोटल जो वैकेंसी आई है यहाँ पर 561 आई है। तो 561 वैकेंसी क्या हो गया, ए एसटीबी की वैकेंसी हो गई, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी, जिस पर हम अभी कार्यरत हैं। और नेक्स्ट हमारा है कि टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन होते हैं जो जितने भी आईटीआई जो किए हो रहते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। तो इसकी जो पे लेवल होती है जो 2 होती है, और जो बेसिक जो स्टार्ट होती है 19,900 से स्टार्ट होती है और जाती है 63,200 तक। बट ये 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। जब 8 पे कमीशन आएगी तो ये सभी 2 टाइम्स होने वाला है। और नेक्स्ट की जो वैकेंसी आई है 203 आई है। तो कुल मिला के जो वैकेंसी हो गई तो हमारा यहाँ पर 764 टोटल वैकेंसी आ गई है एसटीए बी और प्लस टेक्नीशियन को मिलाकर। टोटल वैकेंसी 764 अभी इंटरनली अभी आई है। तो अब ये रिलीज होगा कुछ ही दिनों में, हमें ऑफिशियली हमें साइट पर देखने को मिलेगा। सभी लोग देख सकेंगे कि कितनी वैकेंसी हमारा है, जो इसके इक्विवेलेंट ही होगा। तो तो हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि सेप्टेम 11 जो आई है वैकेंसी जो आने ही वाली है, जो अभी हम देख सकते हैं कि इतना हमारा वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो सेप्टेम 10 आई थी जिसमें हम सिलेक्शन लिए थे उसमें कितना वैकेंसी था और उसकी क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से जो हमारा जो सब ब्रांच थी या जो भी हमारा जो डिसिप्लिन थी किस किस में कितनी वैकेंसी आई थी उसके बारे में हम देख लेंगे। और जो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है या क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन क्राइटेरिया रहने वाली है जो सेम रहने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो सेप्टेम 10 में जो जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या इसका
कितनी वैकेंसी थी। तो यहाँ सबसे पहले देखें कि जो सेप्टेम्बर जो हमारा 10 था, यहाँ पर सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि हमारा क्या है सेप्टेम्बर 10 का जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर सेप्टेम्बर 10, ये सेप्टेम्बर 10 का है। जो वैकेंसी रिलीज हुई थी 23 सितंबर 2022 को हुई थी, और ये जो ये हमारा 3 सितंबर 2022 का हमारा क्या था, इसका ओपनिंग डेट पर था। उसके बाद यहाँ पर ये सब हमारा भरने का ये डेट दिया हुआ है। और नीचे हम देखते हैं मेन चीज़ें जो पिछला बार के क्या था, इसमें भी क्या था, एसटीबी के लिए था, नॉन गजेटेड जो होता है और नॉन मिनिस्ट्रियल होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वैकेंसी कौन कौन से फील्ड में आई थी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में देखेंगे कि कितनी वैकेंसी, टोटल 10 वैकेंसी थी। उसके बाद ऑटोमोबाइल में हो गया तो 15 वैकेंसी थी, और ये ऑटोमोबाइल वाला मैकेनिकल में भी अप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद बॉटनी था जो 3 वैकेंसी था, केमिकल इंजीनियरिंग है जो 35 वैकेंसी थी, केमिस्ट्री की जो डिग्री जो बीएससी किया हुआ था उसके लिए 58 वैकेंसी थी। तो बीएससी जो भी बीएससी करता है, तो बीएससी अगर एग्रीकल्चर से किया है या बीएससी अगर केमिकल से है, नहीं बीएससी बॉटनी से है, बीएससी केमिस्ट्री है, तो सारे लोग इसके लिए क्या होते हैं, अप्लीकेबल होते हैं, सभी लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि जो लोग सिविल से हैं, तो सिविल से जो होते हैं उनके लिए भी इसमें वैकेंसी होती है, लेकिन थोड़ा कम होती है। 25 पिछला बार टोटल वैकेंसी थी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस जो बीएससी किए उनके लिए 167 होता वैकेंसी थी पिछला बार, जो काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें वो भी एलिजिबल था जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया था, और भी बीएससी डिग्री जो बीसीए जो करते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल थे। 167 टोटल सीट था। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से था उनके लिए वैकेंसी 17 थी। अभी हम ये नेक्स्ट देखेंगे और नीचे कौन कौन सा था। तो यहाँ पर हम देखें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 68 यहाँ था। उसके बाद जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन था उनके लिए 31 था। दोनों को सेपरेट कर दिया था, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन किसी का ब्रांच रहता है तो उनके लिए वैकेंसी था। तो कहने वाले डीआरडीओ में लगभग एवरीथिंग फील्ड में वैकेंसी आती है, भले थोड़ा कम या ज़्यादा रहेगा लेकिन सारे फील्ड में वैकेंसी आएगी। वहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, उसके लिए देखिए क्योंकि 192 वैकेंसी टोटल थी। क्योंकि जो डीआरडीओ है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़्यादा यहाँ डिमांड रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैकेनिकल का भी अच्छी खासी वैकेंसी इसमें आती है। इलेक्ट्रिकल हो गई, बाकी और बीएससी केमिकल, तो सारे लगभग अच्छी खासी वैकेंसी आती है। इंस्ट्रूमेंटेशन के यहाँ देखेंगे बीएससी अगर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है उसके लिए 17 वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस से था वो 23 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स किसी ने बीएससी किया है तो 13 वैकेंसी था। यहाँ देखेंगे सबसे पहले सबसे जो टॉप जो ज़्यादा जो वैकेंसी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी थी, जिसमें हमने सिलेक्शन लिया था क्योंकि हमारा जो ब्रांच है मैकेनिकल ब्रांच है, तो इसमें टोटल 294 वैकेंसी थी। वही मेटलर्जी है, मेटलर्जी जिसका है उसमें 21 वैकेंसी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि जैसे फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी के लिए 8 वैकेंसी थी। तो फोटोग्राफी वाला क्या है, यहाँ पर कोई फंक्शन होता है या कोई चीज़ें हो गई, कोई ट्रायल्स या कुछ खास जब हमारा कुछ होता है तो वहाँ पर फोटोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी डीआरडीओ मैन पावर हायर करता है, तो उसके लिए भी वैकेंसी निकालती है। फोटोग्राफी के लिए मेडिकल एमएलटी के लिए होता है 16 वैकेंसी थी। फिजिक्स से सो बीएससी कोई किया उसके लिए 32 वैकेंसी थी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से 5 वैकेंसी थी। साइकोलॉजी से 11 वैकेंसी थी। टेक्सटाइल का भी वैकेंसी था 15, जो लाइफ साइंस लैब में लिया जाता है। जूलॉजी से कोई किया है तो उसके लिए 9 वैकेंसी थी। तो हम पिछला बार जो टोटल वैकेंसी की देखेंगे तो टोटल 1075 वैकेंसी थी, किसके लिए, एसटीबी के लिए ओनली थी। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस बार हमारा जो वैकेंसी है 500 हमारा क्या है, टोटल 61 वैकेंसी है, जबकि पिछला बार जो वैकेंसी आई थी टोटल टोटल हमारा 1075 वैकेंसी आई थी। तो इसका मतलब कि वैकेंसी की तो थोड़ा क्वांटिटी है जो लगभग आधा कर दिया है। तो क्योंकि इस बार आधा करने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि इस बार जो वेटिंग वालों को काफ़ी क्लियर किया है। हमने ज्वाइन किया था मार्च 23 में ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट जो क्लियर किया 2024 तक क्लियर करता रहा, तो इसलिए वैकेंसी इस बार थोड़ा कम गई है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले से को ज़्यादा को ऐड किया है, बुलाया है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन वैकेंसी फिर भी कम नहीं है, आप लोग कर सकते हैं वैकेंसी। अब जितना है उससे उतने में ही तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। तो यहाँ देखेंगे कि अब ये क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है।
अब हम सिलेक्शन के बारे में देखेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस, जो मान लें कि एसटीबी की हम बात करते हैं, तो एसटीबी की जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है जो 2 क्राइटेरिया में होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस, अगर मान लिया कि आप एसटीबी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो 2 एग्ज़ाम बेसिस होगा, जो CBT 1 होगा और CBT 2 होगा। ठीक है, CBT 1 होगा जो ओनली स्क्रीनिंग बेसिस होगा, मतलब आपको ओनली उसमें छांटा जाएगा कि बस आप वो स्कोरिंग मार्क CBT 2 नहीं होता, CBT 1 नहीं होता है। CBT 1 जो होती है ओनली स्क्रीनिंग बेसिस पे होती है। तो CBT 1 में देखेंगे कि क्या है, जो टेस्ट जो होता है CBT 1 जो टेस्ट होता है जो कॉमन होता है ऑल द पोस्ट कोर्स के लिए, जिसमें क्या पूछता है, क्वांटिटी, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड द जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल साइंस। तो ये चीज़ें रहती है कि इसमें हमारा जो CBT 1 होता है उसमें रहता है। तो इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन रहती है 120 क्वेश्चन रहती है और 120 मार्क का होता है, और ड्यूरेशन जो 90 मिनट दिया जाता है। तो ये जो 90, इसमें तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। नेगेटिव मार्क नहीं रहता है। नो मार्किंग रॉन्ग आंसर के लिए नो नेगेटिव मार्क, यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो यहाँ देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क फॉर द रॉन्ग आंसर। ओके, तो इसमें जो पूछने वाला जो चीज़ें होती है, जो CBT 1 जो हमारा होता है उसमें 5 चीज़ें होती है। एक तो हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब मैथ हो गया, मैथ पूछेगा। दूसरा हमारा क्या पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या पूछेगा, तो हमारा यहाँ इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश हो गया। फिर क्या होगा, जीके रहेगा, फिर हमारा जीएस हो गया। तो टोटल 5 चीज़ें पूछी जाती है। तो मैथ काफ़ी अच्छा रहता है, लेवल का रहता है। उसके बाद रीजनिंग सिंपल रहता है, इंग्लिश भी बहुत सिंपल रहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश का। मैं भी घबराता था कि इंग्लिश पता नहीं क्या होगा, इतना साइनो इंटो फ्रेज और, लेकिन कुछ नहीं। वो हमारा पैराग्राफ ऐसा दे दिया था, वॉइस नरेशन दिया था कि कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद जीके होता है जो कुछ स्टैटिक अच्छे अच्छे आते हैं। करंट अफेयर तो पकड़ाता नहीं है, लेकिन जीएस तो जीएस भी बहुत ही अच्छा दिया था। फिजिक्स से न्यूमेरिकल था, केमिस्ट्री था, तो जीएस भी पकड़ा जाता है। तो जो हमारा जो स्क्रीनिंग जो DRDO में जो मेन होती है जो CBT 1 ही होती है, जिसका अगर CBT 1 हो गया, इसका मतलब है कि CBT 2 हमारा जो इजी टू मॉडरेट रहता है। तो इसमें जो मेन जो टफ होती है जो CBT 1 ही होती है। अब इसमें जो अगर अगर कोई CBT 1 में अगर सिलेक्शन ले लिया है तो वो एलिजिबल हो जाता है CBT 2 के लिए। तो इसमें जो CBT 2 है, जो CBT 2 हमारा जो होता है जो मेरिट बेसिस होता है। तो ये जो मेरिट बेसिस होता है, जो टेस्ट जो पूछा जाता है उसके डिसिप्लिन से पूछा जाता है, मतलब जो आदमी जिस सब्जेक्ट से वो उसके लिए फॉर्म फिल किया उसी से पूछा जाएगा। अगर कोई मैकेनिकल से फिल किया है तो मैकेनिकल उससे 100 मार्क का पूछा जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा, अगर मैथ से है तो मैथ पूछा जाएगा, और कोई अगर हमारा केमिकल से है तो उससे वो रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो ये फुल्ली टेक्निकल क्वेश्चन होता है, जिसमें भी नो नेगेटिव मार्क होती है, नो नेगेटिव मार्क होती है। ये जो फुल्ली नॉन-टेक होता है CBT 1 फुल्ली नॉन-टेक होता है, और सभी के लिए कॉमन होता है। कोई भी ब्रांच हो, कोई भी सब्जेक्ट से STB के लिए अप्लाई कर रहा है तो सबके लिए क्या होता है, सेम क्वेश्चन किया जाता है। बट कई शिफ्ट में होता है तो यहाँ पर परसेंटाइज स्कोर शो किया जाता है। अब वही बात हम करते हैं कि टेक्नीशियन के लिए। तो टेक्नीशियन के लिए क्या होता है कि इसमें 2 एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। इसमें क्या होता है, CBT 1 ओनली एग्ज़ाम होता है। जो क्या होता है, ये भी हमारा वो इसमें क्वालिफाई होने पर ही वो सीबीटी ट्रेड टेस्ट के लिए एलिजिबल होता है। तो सबसे पहले इसमें जो पूछा जाता है 40 नंबर का और 80 नंबर का 2 सेक्शन होता है। तो पहला जो 40 नंबर होता है जिसमें क्वांटिटी, एबिलिटी, एप्टीट्यूड रहता है, मतलब मैथ रहता है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग रहेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस मतलब उस जीके रहेगी, और इंग्लिश रहेगी। बस इतना 4 चीज़ रहती है। उसके बाद बाकी जो ट्रेड या डिसिप्लिन से रहता है, मतलब जो ITI फीटर से किया है तो हमारा 80 गो फीटर रहेगा। अगर टर्नर से किया तो टर्नर 80 को रहेगा। तो ITI वेल्डिंग से किया तो वेल्डिंग से रहेगा। तो जिससे किया उससे 80 को रहेगा। 80 या प्लस 40 हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो एप्टीट्यूड हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया और इंग्लिश हो गया, ये मिलाकर होती है। तो इसमें भी, तो ये हमारा सिलेक्शन का जो प्रोसीजर का बात हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि क्या इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ जो दिया हुआ है, कोई एग्रीकल्चर से BSc है, जितने भी BSc वाले हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन में BSc करते हैं, या जो डिप्लोमा वाले लोग हैं
वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा में जितने भी ब्रांच होते हैं मोस्टली ब्रांच का वैकेंसी आती ही है। जैसे यहाँ देख सकते हैं टेक्सटाइल से बीएससी जो किया है, जूलॉजी से किया है, फिजिक्स से किया है, फोटोग्राफी से बीएससी किया, वो सब के लिए, मेटलर्जी से डिप्लोमा किया है, लाइब्रेरी साइंस से अगर कोई बीएससी किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, बॉटनी, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, तो सारे मोस्टली ब्रांच के लिए डीआरडीओ वैकेंसी निकालती है। तो ये सभी एलिजिबल हैं। तो ओनली जो हायर डिग्री होते हैं, जो बीटेक होते हैं, जो एमटेक होते हैं, या जो पीएचडी होते हैं, तो ये सारे होल्डर होते हैं जो एसटीबी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो हायर जो डिग्री होती है, जो एसटीबी के लिए अलाउ नहीं किया जाता है हायर डिग्री, ओनली जो बीएससी हो गया और जो डिप्लोमा होते हैं वही लोग एलिजिबल होते हैं एसटीबी के लिए। बाकी जो टेक्नीशियन हो गया, वो जितने भी जो आईटीआई जो किए हैं सभी लोग एलिजिबल होते हैं एसटीबी के लिए। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि हमने जो 2022 में हमने जो फॉर्म फिल किया था और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, तो सबसे पहले हमने CBT 1 क्वालिफाई किया था। तो हमें बहुत खुशी मिली थी। तो उस समय मैं दिखाता हूँ कि हमारा कितना स्कोर हुआ था। तो उस समय हमारा जो यहाँ देख सकते हैं स्कोर है 99.03। 99.03 हमारा परसेंटाइल स्कोर आया था। तो डीआरडीओ में क्या होता है, जो एग्ज़ाम लेता है, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो क्या होता है वहाँ परसेंटाइल स्कोर दिया जाता है। तो हमारा जो आया था 99.03, वो वहाँ पर हमारा परसेंटाइल स्कोर आया था। मेरा जो कटअप गया था 97 के आसपास गया था। ठीक है, तो ये हमारा CBT 1 हमने क्वालिफाई किया। उसके बाद हमने CBT 2 क्वालिफाई किया। तो CBT 2 जो हमारा आया था, यहाँ देख सकते हैं 97.337 कुछ था। तो ये हमारा टेक्निकल जो हुआ था वो 100 का, उसमें हमारा ये परसेंटाइल स्कोर था। उसके बाद हमारा क्या हुआ, जो डीआरडीओ उस टाइम जो लिया था काफ़ी फास्ट लिया था, क्योंकि टाइम ही नहीं दे रहा था। जैसे ही फार्म भराया लगभग 15 से 20 डे में एग्ज़ाम CBT 1 ले लिया। जैसे CBT 1 लिया, CBT 2 फिर कुछ ही दिन के बाद दे दिया। CBT 2 लेने के बाद फिर फाइनली रिजल्ट दिया, और बहुत ही मुश्किल से 3 से 3.5 महीना में ज्वाइनिंग की प्रोसेस करा दिया था। तो हम यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ आपके मोटिवेशन के लिए यहाँ पर हम ज्वाइनिंग लेटर को दिखाएंगे। डीआरडीओ जो एसटीबी के हमारा जो ज्वाइनिंग लेटर आया था यहाँ दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है रिकमेंडेड एंड प्लीज श्री ललन कुमार, ये सब चीज़ें हैं जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी। उसके बाद जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, जो ग्रेड पे हमारा हो गया 4200 और पे लेवल 6 हो गया। तो ये हमने उस समय ज्वाइन किया था, ये हमारा ज्वाइनिंग लेटर हो गया। अब हम बात करेंगे कि हमने बात किया था कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न में वही हमारा क्या रहता है, तो सबसे पहले क्या रहता है, मैथ रहता है। तो मैथ में यहाँ देखेंगे क्या क्या टॉपिक रहता है। तो मैथ में हम देख टाइम एंड वर्क रहता है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। टाइम एंड डिस्टेंस से रहता है, परसेंटेज से क्वेश्चन रहता है। उसका एलसीएम से एचसीएफ से इससे रिलेटेड रहता है। प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रहता है क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, फिर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और एवरेज से क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद उस तरह रीजनिंग की बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, क्लॉक एंड कैलेंडर से 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग था, नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेट वाला भी दिया था। उसके बाद रैंकिंग से क्वेश्चन था, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन था, मिरर से क्वेश्चन कोई शिफ्ट में दे रहे थे, कोई शिफ्ट में नहीं दे रहा था। अब यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस वही हमारा आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद डांसिंग से क्वेश्चन था, उसके बाद कुछ रिसर्च से, उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से, स्टैटिक्स से क्वेश्चन था, जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद इंग्लिश में साइनो एंटो तो देता ही है, टेंस से रिलेटेड था। उसके बाद इसमें जो वॉइस नरेशन भी, नरेशन ऑफ वॉइस हमने जो पढ़ के जो गया था वही टाइप आ गया था। तो ये सब हम एक्सपीरियंस को आगे वीडियो बनाएंगे बारी बारी से डीआरडीओ के लिए, क्योंकि अभी वैकेंसी कुछ ही दिनों में रिलीज होगी ही। तो आपको हम गाइड करने वाले हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम ज़रूर गाइड करेंगे, क्योंकि हमने डीआरडीओ में अच्छे स्कोर लाए और अच्छे से सिलेक्शन भी हो गया था। और इसमें क्या है कि साइंस भी पूछा था, तो साइंस भी अच्छे लेवल के, न्यूमेरिकल भी थे, अच्छे अच्छे थे। तो प्रिपरेशन टिप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखें कि जो सैलरी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, और वर्किंग इन्वायरमेंट। तो डीआरडीओ में जो वर्किंग इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, रिसर्च एंड ओरिएंटेड जॉब है।
तो यहाँ जो वर्किंग जो डे है मंडे टू फ्राइडे है और जनरल शिफ्ट है। अब यहाँ देखेंगे सैलरी स्लिप के बारे में जो आपको मोटिवेशन देगा। तो यहाँ देखेंगे सैलरी स्लिप है, ये बहुत पुराना है क्योंकि उसके बाद मैं प्रिंट करके अब देख लाता नहीं हूँ। स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किए थे तो लाते थे, अब हम उधर ही अपने अंदर ये सब देखते हैं। तो ये हमारा पुराना सैलरी स्लिप है। जब हम ज्वाइन किए थे तो हमारा जो बेसिक कितना था, 35,400 था। अभी हमारा जो बेसिक हो गया 37,600 हो गया, क्योंकि इंक्रीमेंट लगता है 3% का ईयरली। तो वहाँ पर जो डीए था उस समय कम था, अभी 58 हो गया, तो डीए भी अभी बढ़ गया है। यहाँ देखेंगे ये सब टीपी डीए जो वगैरह सब मिलते हैं, एनपीएस में पैसे कटते हैं। उसके बाद जो ग्रॉस उस समय था 71,976 था। कुछ जो चीज़ें जो कटती है डिडक्शन होता है, तो फाइनली कट उठ के इतना उस समय मिल रहा था। बाकी जो सारी चीज़ें भी कटती है, तो आपको ये सारी चीज़ें मोटिवेशन देगा। और जो टेक्निकल की जो चीज़ें हैं हम ब्रांच वाइज बताएंगे। खास करके हमारा जो ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि हम टेक्निकल कहाँ से किया था। तो मेनली जो हमने जो मैकेनिकल ब्रांच की जो टेक्निकल है, जो हमने आर एस खुरमी और प्लस मेडी का 4400 एम को फॉलो किया था, प्लस टेक्स्ट बुक हो गया, उसमें जो टेस्ट हमने उससे भी प्रैक्टिस किया था और 10 उसको भी किया था। तो आप सभी के लिए जो देखें DRDO से सेप्टेम्बर 11 है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं खुद सेप्टेम्बर 10 के थ्रू सेलेक्ट हुआ हूँ, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर रहे हो, अगर गाइडेंस सही मिले तो आपको 100% सिलेक्शन पक्का है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल इंजीनियर वाईफाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेप्टेम्बर 11 के डिटेल सिलेबस और प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय DRDO।